आज फिजिक्स में आपको याद होगा, इस समय हम लोग गॉसियन सरफेस के बारे में स्टडी कर रहे थे। उससे पहले हम लोगों ने गॉस थ्योरम पढ़ा हुआ था, फिर गॉस थ्योरम के बाद उसका मैथमेटिकल पोर्शन, उसके डाउट्स दूर किए और उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जो कि इस समय हम स्टडी कर रहे हैं। और हम लोग पहुंच चुके हैं फिलहाल एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में कि गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग क्या हैं, कहाँ कहाँ हम गॉस की थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। तो एक बार मैं फिर से आपको रिमाइंड करा दूं कि गॉस प्रमेय के उपयोग से, गॉस प्रमेय का प्रयोग करके हम किसी भी प्रकार के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात कर सकते हैं। आपको जैसा बेटा याद होगा कि हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते थे, कूलॉम्स लॉ का यूज करके भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करी है हम लोगों ने, और हम लोग गॉस थ्योरम का प्रयोग करके भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। उसमें जैसा कि गॉस थ्योरम की मदद से जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे तो आप सभी बच्चों को याद होगा, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि आपको एक गॉसियन सरफेस की आवश्यकता होगी, गॉसियन सरफेस की ज़रूरत होगी। और ये कोई रियल सरफेस नहीं है, ये एक काल्पनिक बंद पृष्ठ है, काल्पनिक बंद पृष्ठ है और इसे आप कहीं पर भी खींच सकते हैं। और ये इसमें एक भाग भी हो सकता है, ज़रूरत के हिसाब से हम कभी कभी गॉसियन सरफेस हमारी 3 भागों में भी बटी होगी। बस ध्यान इतना रखना है कि गॉसियन सरफेस की स्पेशलिटी क्या है। गॉसियन सरफेस की स्पेशलिटी है कि उसके प्रत्येक बिंदु पर E सेम रहना चाहिए, उसके प्रत्येक बिंदु पर थीटा सेम रहना चाहिए। मीन्स वी वांट द सिमेट्री ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया की सिमेट्री पूरी एक सरफेस में हमको नहीं मिलती है तो हम उस सरफेस के एक से ज़्यादा भागों में भी हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, जैसा कि आपको कल कुछ बातों के बारे में बताया गया था। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वो बातें आती जाएंगी और मैं वहाँ पर जिक्र करूँगा उसका। फिलहाल गॉसियन सरफेस के साथ किस तरह से वर्क करते हैं, किस तरह से गॉसियन सरफेस का यूज़ करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं, उसके लिए लास्ट क्लास में आपको 4 पॉइंट्स बताए गए थे। वो 4 पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। मैं एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंट्स को रिवाइज करा देता हूँ। मैं बता दूं कि ये जो 4 पॉइंट्स हैं, ये एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से ये एग्जामिनेशन में नहीं आएंगे, लेकिन ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। और बेटा अगर ये पॉइंट्स आप याद रखते हैं तो गॉस थ्योरम का यूज करके आप डिफरेंट टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं, और न सिर्फ फाइंड कर सकते हैं बल्कि बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। आप देखेंगे मैं जितने भी गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस करूंगा, सारे एप्लीकेशंस में मैं सिर्फ और सिर्फ ये 4 पॉइंट से यूज करूंगा। तो एक बार फिर से रिवाइज करा दूं मैं आपको। सबसे पहले स्टेप में आप क्या किया करेंगे, कंसीडर ए सुइटेबल गॉसियन सरफेस। कल गॉसियन सरफेस की बातें मैंने की लास्ट लेक्चर में, तो उसके अकॉर्डिंग आप सुइटेबल गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे सच दैट, इस प्रकार कि E एंड थीटा आर सिमेट्रिक, कि इसके प्रत्येक बिंदु पर E और थीटा सिमेट्रिक हों। अगर एक हिस्से से काम ना बने तो आप एक से ज्यादा पार्ट में भी उसको डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन याद रहे कि हर पार्ट में E की वैल्यू, अगर एक पार्ट में आप चल रहे हैं तो उसके प्रत्येक बिंदु पर E सेम रहना चाहिए, उसके प्रत्येक बिंदु पर थीटा सेम रहना चाहिए। उसके बगल वाले भाग में E की वैल्यू बदल जाए ठीक है, लेकिन एक सरफेस में जितनी देर रहे उतनी देर सिमेट्रिक होनी चाहिए। स्टेप 2, कैलकुलेट क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E डॉट dA। इसके बाद आप जब ये कर लेंगे, स्टेप 2 में आपको क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ वेक्टर A डॉट वेक्टर dA कैलकुलेट करना है। मीन्स उस बंद गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स की गणना कर लेनी है आपको। स्टेप 3, कैलकुलेट नेट चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। इसके बाद आप तीसरे स्टेप में उस गॉसियन पृष्ठ के अंदर जितना भी टोटल चार्ज होगा, जितना नेट चार्ज होगा, उसे आप कैलकुलेट करेंगे।
इसके बाद स्टेप 4 अप्लाई गॉस लॉ। इसके बाद आप गॉस लॉ को अप्लाई कर देंगे। गॉस लॉ होता है क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स नेट चार्ज। आप ये अप्लाई करेंगे, वैल्यूज पुट करिए और बड़ी आसानी से ई फाइंड कर सकते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहला एप्लीकेशन हमारे पास आ जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो गॉस थ्योरम का ये पहला एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन में जैसा कि आपने देखा कि हमारे पास एक बिंदु चार्ज होगा, एक बिंदु आवेश होगा। तो ये मैंने एक बिंदु आवेश मान लिया और ये बिंदु आवेश हम प्लस क्यू मान लेते हैं। इस बिंदु आवेश से स्मॉल आर डिस्टेंस पर, यहां से स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है और इस बिंदु पर ही हमें इस आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले सिचुएशन क्या है इसको हम नोट कर लेते हैं। यहां लिखेंगे माना एक बिंदु आवेश प्लस क्यू है जिससे स्मॉल आर दूरी पर स्थित एक बिंदु P पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं। ओके, ये सिचुएशन है। क्या है कि एक बिंदु आवेश प्लस क्यू है जिससे स्मॉल आर दूरी पर स्थित एक बिंदु P पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले देखिए, यही 4 स्टेप्स हैं, यूज करेंगे। सबसे पहली स्टेप क्या है? कंसीडर ए सुइटेबल गॉसियन सरफेस सच दैट वेक्टर ई एंड थीटा आर सिमेट्रिक। सबसे पहले आपको गॉसियन सरफेस बनानी होगी। तो बेटा हमारे पास चार्ज कैसा है? बिंदु आवेश। और हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया कि बिंदु आवेश के लिए जो सुइटेबल गॉसियन सरफेस होती है वो स्फेरिकल होती है, गोलाकार गॉसियन पृष्ठ होता है। तो मुझे इसके चारों तरफ एक गोलाकार गॉसियन पृष्ठ बनाना चाहिए। ओके, और वो गोलाकार गॉसियन पृष्ठ कैसा होगा कि उसकी भी रेडियस r होगी। तो हम क्या करेंगे? जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है उसी बिंदु से गुजरने वाला एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ हम बना लेते हैं। देखिए, ये गोलीय गॉसियन पृष्ठ हम यहां पर बना लेंगे इसके चारों तरफ। तो ये हमने एक गॉसियन सरफेस यहां पर गोलाकार गॉसियन सरफेस बना लिया। बिंदु P से जाने वाली एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ खींचा। अब बेटा आप देख सकते हैं इस गोलीय गॉसियन पृष्ठ की रेडियस कितनी है? इसकी रेडियस है स्मॉल r। आप इसके किसी भी पॉइंट पर देखिए, आप इस पॉइंट पर देखिए, आप इस पॉइंट पर देखिए, आप इस पॉइंट पर देखिए, क्योंकि ये सब गोली की रेडियस है इसलिए यहां से सबका डिस्टेंस सरफेस का बराबर होगा। इसलिए प्रत्येक बिंदु पर E की वैल्यू सेम होगी क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता R पर डिपेंड करती है और जब हर बिंदु का R सेम होगा तो हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की सिमेट्री हो गई। थीटा की सिमेट्री हमको चेक करनी है। इस जगह एक मैं छोटा सा एरिया यहां पर ले लेता हूं, वेरी स्मॉल एरिया। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी,
इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। और अगर बेटा ये छोटा सा क्षेत्रफल मैंने यहां पर लिया है तो इसका एरिया वेक्टर किधर की तरफ होगा? गोले का एरिया वेक्टर पृष्ठ के लंबवत होगा सबका एरिया वेक्टर जो होता है। अब अगर ये स्फेरिकल सरफेस है तो इसके किसी भी पॉइंट पर एरिया वेक्टर ऐसा लंबवत होगा, बाहर की तरफ होगा। यहां पर भी अगर उस छोटे से क्षेत्रफल हमने लिया है तो उसका एरिया वेक्टर मुझे बनाना चाहिए और ये एरिया वेक्टर होगा, देखिए सरफेस के लंबवत। अब E और DA को देखें, दोनों के बीच, दोनों समांतर हैं इसलिए दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री का रहेगा। आप और किसी पॉइंट पर चेक करके देख लीजिए, इस पॉइंट पर आप चेक कर सकते हैं, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, या आप इधर चेक कर लीजिए, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। और अगर मैं इस जगह पर एक छोटा सा एरिया ले लेता हूं, एक छोटा सा क्षेत्रफल में यहां पर कंसीडर कर लेता हूं, तो उसका एरिया वेक्टर वो भी ऐसा बाहर की तरफ होगा, सरफेस पर बिल्कुल लंबवत। DA एक बार फिर से देख रहे हैं बेटा, यहां पर DA और वेक्टर E के बीच का कोण कितना? यहां पर भी वेक्टर E और DA के बीच का कोण है 0 डिग्री। आप ऐसा करके इसकी किसी भी बिंदु पर चेक करिए, किसी भी पॉइंट पर आप चेक करिए, हर पॉइंट पर आपको थीटा की वैल्यू 0 डिग्री मिलेगी। तो हमने क्या देखा कि एक बिंदु आवेश के चारों तरफ जो सुइटेबल गॉसियन सरफेस है वो किस आकार की है? गोलाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इसके प्रत्येक बिंदु पर क्या E और थीटा सिमेट्रिक हैं? तो आंसर इसके प्रत्येक बिंदु पर E और थीटा सिमेट्रिक हैं। ये लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया गया है, आज भी मैं बता दूं आपको कि क्योंकि चार्ज से सरफेस के हर बिंदु की दूरी सेम है इसलिए हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सेम होगी, तो E सिमेट्रिक हो गया। आप देख रहे हैं प्रत्येक बिंदु पर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री है, और इस सरफेस के चाहे जहां चेक करके देखिए आपको 0 डिग्री मिलेगा। तो हर पॉइंट पर, सरफेस के हर पॉइंट पर थीटा भी सेम हो गया, तो थीटा भी सिमेट्रिक हो गया। तो एक बिंदु आवेश के चारों तरफ गोलाकार पृष्ठ एक स्वीटेबल गॉसियन पृष्ठ है जिस पर E और थीटा दोनों सिमेट्रिक हैं। आप किसी भी पॉइंट पर चेक करिए, तो ये चीज भी अब हम लोग नोट कर सकते हैं। यहां पर लिख लेते हैं, इसके लिए, किसके लिए? तो बड़ा सिंपल सा जवाब है कि आप बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं ना, उसके लिए, इसके लिए हम बिंदु P से गुजरने वाला एक गोलीय स्फेरिकल, एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। इसके लिए हम बिंदु P से गुजरने वाला एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं, क्योंकि यहां पर गोलाकार गॉसियन पृष्ठ ही स्वीटेबल गॉसियन पृष्ठ है। हम बिंदु P से गुजरने वाला एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं जिसके प्रत्येक बिंदु पर वेक्टर E व वेक्टर DA के बीच कोण थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है। आपने देखा, अभी मैंने फिगर भी बना के दिखाया कि हर बिंदु पर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है तथा प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी समान है। थीटा 0 है, आप लिख सकते हैं, तथा प्रत्येक बिंदु पर
प्रत्येक बिंदु पर थीटा का मान, प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान भी समान है। ओके, यहां तक हम लोग पहुंच गए। तो आप अब देखें बेटा, हम लोग क्या कर चुके हैं। हम लोग ये कर चुके हैं कि फर्स्ट स्टेप हम लोग पार कर चुके हैं। हमने गॉसियन पृष्ठ भी खींच लिया, ई और थीटा की सिमेट्री भी चेक कर ली हमने, थीटा का मान भी हमको पता लग गया, इतना काम हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग स्टेप 1 पार कर चुके हैं। अब स्टेप 2 की बारी आती है। तो स्टेप 2 की बारी आती है तो उसके लिए आपको क्या करना रहेगा। स्टेप 2 में देखिए, कैलकुलेट क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए। अब आपको क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए कैलकुलेट करना होगा। अब क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए कैलकुलेट करिए। ए डॉट बी का फॉर्मूला आप सभी को याद ही होगा। क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा। तो ई डॉट डी ए का फॉर्मूला ई इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा। अब आप देख रहे हैं थीटा की वैल्यू बेटा यहां पर कितनी है, 0 है। तो मैं थीटा की वैल्यू लिख सकता हूं इसकी जगह पर, लिख दीजिए। और एक चीज देखिए, क्योंकि सरफेस के प्रत्येक बिंदु पर ई सेम है, बिल्कुल एक जैसा है। अगर ई बिल्कुल एक जैसा है तो इसका मतलब है कि सरफेस के हर पॉइंट पर ई कांस्टेंट है। अगर ई कांस्टेंट है तो फिर मैं इसको बाहर ले सकता हूं, तो हम इसको बाहर ले लेते हैं। ई इंटू क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ डी ए, और थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, 0 डिग्री, तो cos 0 का मान 1 हो जाएगा। तो यहां पर केवल क्या बचेगा, डी ए बचेगा। अब और एक चीज देखें, इस तरह से क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए की वैल्यू कितनी आएगी, तो ई हम बाहर लिखे रहने दिया हमने। इसके बाद क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ डी ए, बेटा आपको याद होगा इसके पहले भी इसका जिक्र हुआ है कि कहीं पर, ध्यान रखें सभी, कहीं पर अगर डी ए आता है तो इसका मतलब है एक छोटा सा क्षेत्रफल, अनंत सूक्ष्म क्षेत्रफल। लेकिन अगर कहीं पर क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ डी ए आ जाता है तो आप सभी बच्चों को याद रखना है, या इंटीग्रल ऑफ डी ए आ जाता है तो आपको याद रखना है कि ये अनंत सूक्ष्म क्षेत्रफल डी ए जिस भी सरफेस पर है उसका पूरा एरिया आप मुझको चाहिए। क्लोज्ड इंटीग्रल है ना, ऐसे जितने डी ए यहां पर हैं उन सब का जोड़, तो पूरी गोली सरफेस का क्षेत्रफल चाहिए। जैसे मैं आपको गोली सरफेस दिखा रहा था, इसमें एक छोटा सा एरिया डी ए है, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे एरियाज हैं यहां पर। और अगर हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो इसका मतलब हमने सभी एरिया को जोड़ दिया। अब अगर हमने सभी एरिया को जोड़ दिया तो ये तो पूरी गोली सरफेस का एरिया बन गया, पूरे गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल बन गया ये। तो मुझे इसकी जगह पर पूरे गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल लिखना पड़ेगा। तो डी ए क्या है, अनंत सूक्ष्म क्षेत्रफल। लेकिन क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी ए क्या चीज है, आंसर है उस पूरी सतह का क्षेत्रफल। उस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल जहां डीए उपस्थित है, जहां पर आपने डीए माना है उस पूरी सतह का एरिया मुझे लिख देना है। तो ये डीए कहां पर माना गया है, ये तो डीए गोलाकार पृष्ठ में माना गया है। तो अब मुझे पूरे गोलाकार पृष्ठ का क्षेत्रफल चाहिए, यानी कि पूरे गोले का क्षेत्रफल चाहिए। और आप अपने पुराने नॉलेज से इतना तो जानते ही हैं कि पूरे गोले का क्षेत्रफल कितना आएगा। अगर उसकी रेडियस r है तो इस पूरे गोलाकार पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा, इस पूरे गोलाकार पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा 4 पाई r स्क्वायर। तो ये हमने सेकेंड स्टेप भी बेटा पार कर ली है, जिसमें हमको कहा गया था कैलकुलेट क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए।
अब हमने सेकंड स्टेप भी पार कर ली, क्योंकि हमने क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए को भी कैलकुलेट कर लिया। क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए की वैल्यू कितनी आ गई, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वेयर। एक बार फिर से मैं बता दूं, बिकॉज एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ई इज सेम, सो ई इज अ कांस्टेंट नंबर, सो वी कैन टेक इट आउट। मैंने इसको बाहर ले लिया। cos थीटा, थीटा इज 0 डिग्री, सो cos 0 विल बिकम 1। अब इसके अंदर सिर्फ dA बचा। क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ dA मींस द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस गॉसियन सरफेस। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फेरिकल सरफेस इज 4 पाई आर स्क्वायर इफ द रेडियस इज r। तो 4 पाई आर स्क्वायर मैंने लिख दिया। इस तरह से सेकंड स्टेप भी हमने पार कर ली, जिसमें हमने क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए कैलकुलेट कर लिया है। थर्ड स्टेप, कैलकुलेट नेट चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस के अंदर मौजूद नेट चार्ज भी अब आपको कैलकुलेट करना है। तो गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज को भी कैलकुलेट कर लिया जाए। जरा यहीं पर आप देख लीजिए, मैं यहां पर लिख देता हूं गॉसियन पृष्ठ से घिरा नेट आवेश, और इस आवेश को हम किससे लिखेंगे, क्यू से लिखा करेंगे। फिलहाल आप ये जो गॉसियन सरफेस आपकी बनी है, ये जो आप यहां पर देख रहे हैं, दिस इज गॉसियन सरफेस। ओके, तो गॉसियन पृष्ठ से घिरा नेट आवेश कितना होगा। बेटा आप इस पूरी गॉसियन सरफेस को देखिए, इसके अंदर मुझे बाहर का चार्ज नहीं लेना, इसके अंदर केवल यही एक चार्ज है जो कि प्लस क्यू चार्ज है, और कोई चार्ज इसके अंदर नहीं है। इसलिए गॉसियन सरफेस से घिरा हुआ नेट चार्ज, उससे बाउंडेड जो नेट आवेश है वो क्यू के बराबर होगा, क्योंकि बेटा इसके अलावा कोई दूसरा चार्ज भी तो नहीं है वहां पर। इसलिए हम गॉसियन पृष्ठ से घिरा हुआ नेट आवेश क्यू ले लेते हैं। तो गॉसियन पृष्ठ से घिरा हुआ नेट आवेश क्यू, ये आपको याद रखना है। ओके, अब तो हम तो तीसरी स्टेप भी पार कर लिया हमने, क्योंकि गॉसियन सरफेस से घिरा हुआ नेट आवेश हमने कैलकुलेट कर लिया। एंड दिस इज वेरी इजी, क्योंकि इसके अंदर एक ही चार्ज है, इससे ज्यादा कोई आवेश नहीं है। अगर और भी आवेश होते तो मैं सबको उनके चिन्ह सहित जोड़ करके नेट चार्ज का यूज करता इसकी जगह पर। अब थर्ड स्टेप भी हमने पार कर लिया है। स्टेप 4 देखिए, अप्लाई गॉस लॉ। गॉस लॉ को अब अप्लाई कर देना है आपको, जो कि क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल टू 1/ε0 मल्टीप्लाइड बाई क्यू होता है। अब हम गॉस लॉ अप्लाई कर देते हैं। यहां पर मैं आपको इसको दिखा देता हूं। अप्लाई गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या था, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू। इसकी वैल्यू बेटा हम कैलकुलेट करके ला चुके हैं, देखिए यहां पर लिखी हुई है। सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखें, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल टू E multiplied by 4 pi r square, where 4 pi r square is the total surface area of the Gaussian surface. So, in place of closed integral of vector E dot vector dA, we can write E into 4 pi r square. इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूं E into 4 pi r square is equal to 1/ε0, and the net charge inside the surface is Q. सरफेस के अंदर जो नेट चार्ज है वो Q है। मैं इसको साफ कर देता हूं। यहां पर मैं आपको इसे कैलकुलेट करके दिखाता हूं। आप देखिए, हमको E की वैल्यू कैलकुलेट करके लानी है। अगर E की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो ये सारी चीजें आपको उधर भेजनी पड़ेंगी। ये गुणा में है, मल्टीप्लिकेशन में है, उधर जाएंगी, भाग में चली जाएंगी, डिनोमिनेटर में आ जाएंगी। तो 4 पाई भी जाएगा, आर स्क्वायर भी जाएगा,
आप इसको ध्यान से देखें, जब ये नंबर उधर जाएंगे तो कैसा बन जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वेयर। आप देखिए बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वेयर। और आप देख सकते हैं हम क्या कैलकुलेट कर रहे थे, एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट कर रहे थे, और आपने देखा एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट होकर आ चुकी है। इसका फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वेयर। एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोगों ने कूलॉम्स लॉ में भी कैलकुलेट की थी। कूलॉम के नियम से भी हमने इसकी गणना की हुई है। अब कूलॉम के नियम से भी जब गणना की थी तो याद करिए बेटा, यही फॉर्मूला निकल करके आपका आया हुआ था। और आज हमने एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कैलकुलेशन, उसके फॉर्मूले का डेरिवेशन आज हम लोगों ने गॉस लॉ से भी किया है, और आप देख रहे हैं द सेम फॉर्मूला आपको यहां पर मिल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, एंड दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। गॉस की प्रमेय का पहला अनुप्रयोग आपके सामने यहां पर है। और आपने देखा बेटा, मैंने केवल इन 4 स्टेप्स का यूज किया है, इसके अलावा मैंने कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं की है। तो आप भी याद रखिए, these 4 steps are the very most important steps. By using these 4 steps you can apply anywhere to find out the electric field intensity by any type of distribution of charges. तो आप इसका यूज करना सीखिए, उन पॉइंट्स का यूज करना सीखिए। मैं उन्हीं पॉइंट्स का यूज करके आपने देखा मैंने इसे कैलकुलेट किया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ, जिसमें हम एक अनंत लंबाई के आवेशित चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो आपका नेक्स्ट आर्टिकल रहेगा अनंत लंबाई के आवेशित चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको भी हम गॉस थ्योरम से ही सॉल्व करेंगे। अनंत लंबाई के एक समान आवेशित, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यह हमारा नेक्स्ट एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम का। अनंत लंबाई के एक समान आवेशित चालक के कारण, अनंत लंबाई का एक समान आवेशित चालक है और उसकी वजह से मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं और इन्हीं 4 स्टेप्स का यूज करेंगे और देखिएगा कैसे बड़ी आसानी से हम उसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेंगे। तो यहां पर मैंने एक ऐसा चालक मान लिया जो एक समान रूप से आवेशित किया गया है। चालक को जैसे ही हम चार्ज देते हैं वो उसमें एक समान रूप से वितरित हो जाता है, ये आप जानते हैं। इसका जिक्र हम पहले की भी क्लासेस में आपसे कर चुके हैं, क्यों ऐसा होता है, इसलिए आज हम बहुत ज़्यादा डिटेल में इसकी नहीं जाएंगे। और ये चालक बहुत लंबा है, नीचे भी ऐसा बहुत दूर तक जा रहा है और ऊपर भी ऐसा ये अनंत तक जा रहा है। तो इसलिए मैंने लिखा ही है कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशित चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हमने उसका सिर्फ, क्योंकि ये अनंत लंबाई का चालक है, हमने सिर्फ उसका इतना पोर्शन देखा है, हम सिर्फ उसका इतना पोर्शन यूज कर रहे हैं।
ओके, अब तो और इससे r डिस्टेंस पर यहां पर कहीं पर भी मान लेते हैं, r डिस्टेंस पर यहां पर एक बिंदु P है और इस बिंदु पर ही आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले सिचुएशन नोट करनी होती है हमको, तो सबसे पहले सिचुएशन नोट कर लेते हैं, लिख लेते हैं माना अनंत लंबाई का एक अनंत लंबाई का एक समान आवेशित अनंत लंबाई का एक समान आवेशित चालक है जिससे स्मॉल r दूरी पर लंबवत, आप देख सकते हैं चालक से बिल्कुल परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर पॉइंट P है, r दूरी पर लंबवत एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये सिचुएशन है कि आखिरकार हमको दिया क्या गया है और हमको करना क्या है। हमारे पास अनंत लंबाई का एक समान आवेशित चालक है जिससे r दूरी पर लंबवत r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, इसके लिए हम क्या करेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, इसके लिए स्टार्ट करते हैं हम अपना काम। सबसे पहला हमारा काम है सुइटेबल गॉसियन सरफेस को बनाना। तो ये एक अनंत लंबाई का चालक है, इससे r दूरी पर हमें जो बिंदु P दिया गया है, इस बिंदु P से गुजरने वाला एक उचित गॉसियन पृष्ठ बनाना है। बेटा याद करिए, लास्ट लेक्चर में आपको बताया गया था कि एक लाइन चार्ज अगर है तो उसकी वजह से अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं तो किस प्रकार की सरफेस एक सुइटेबल गॉसियन सरफेस होगी। आपको बताया गया था कि बेलनाकार सरफेस एक सुइटेबल गॉसियन सरफेस होगी। तो चलिए एक बेलनाकार सरफेस बना लेते हैं। यहां पर हम बिंदु P से होकर जाने वाली ही सरफेस आपको बनानी होती है। जिस बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो उसी से गुजरने वाली गॉसियन सरफेस आप बनाएंगे। सॉरी, इससे गुजरने वाली एक गॉसियन सरफेस जो कि बेलनाकार है उसको आप ड्रॉ कर लेंगे। इतनी ही डिस्टेंस पर इधर भी हम ड्रॉ कर लेते हैं गॉसियन सरफेस। ये देखिए हम यहां पर एक बेलनाकार गॉसियन सरफेस बना लेते हैं इस तरह से। ये मैंने एक ऐसी बेलनाकार गॉसियन सरफेस बनाई है जिसकी अक्ष खुद ये चालक है। तो अब इस पॉइंट को भी हम नोट कर सकते हैं। इसके लिए, किसके लिए? अब आप समझ गए होंगे बेटा कि बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है ना। इसके लिए बिंदु P से गुजरने वाली एक समाक्षीय बेलनाकार
गॉसियन पृष्ठ बनाते हैं जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर है। इसके लिए बिंदु P से गुजरने वाली एक समाक्षीय का मतलब कि इस बेलन की अक्ष और ये जो चालक तार रखा है बिल्कुल एक ही जगह पर है, सेम है। इस बेलन की अक्ष ये कंडक्टर ही है, इसलिए समाक्षीय बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ बनाते हैं जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर है, क्योंकि स्मॉल आर डिस्टेंस पर ये पॉइंट P था। एक चीज यहां पर मान लेते हैं, माना बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की ऊंचाई। बेटा आपने बेलन बनाया है तो चालक तार तो अनंत लंबाई का है, लेकिन अनंत लंबाई का तो बेलन नहीं बनाएंगे हम लोग, तो हमने इस बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की ऊंचाई h मान ली। ये हमने मानी है, ये हमको दिया नहीं गया था, इसको हमने मान लिया कि बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की ऊंचाई h है। हाँ, इसमें एक चीज बेटा और आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि ये लाइन चार्ज है, अनंत लंबाई का समान आवेशित चालक है। इस पर मैं मान लेता हूं कि इसकी प्रति मीटर लंबाई का आवेश लैम्डा है। आप सभी स्टूडेंट्स को याद होगा कि जब हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे तो एक लाइन चार्ज की प्रति मीटर लंबाई का आवेश हमने लैम्डा माना हुआ था, तो वो चीज भी यहां पर मैं मान लेता हूं। यहां पर मैं लिख देता हूं, माना चालक की, चालक मतलब ये कंडक्टर की मैं बात कर रहा हूं, माना चालक की प्रति एकांक लंबाई माना चालक की प्रति एकांक लंबाई का आवेश लैम्डा है। याद कीजिए बेटा, इसका हमने एक नाम भी रखा था, रेखीय आवेश घनत्व। माना चालक की प्रति एकांक लंबाई का आवेश लैम्डा है, इसका हमने एक नाम भी रखा हुआ था। क्या नाम रखा हुआ था? रेखीय आवेश घनत्व। इसका हमने रखा था रेखीय आवेश घनत्व। इसका फॉर्मूला था टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। ओके, तो चालक की प्रति एकांक लंबाई का आवेश लैम्डा है। ठीक, ये तो हमारा हो गया। अभी फर्स्ट स्टेप हम लोग कर रहे हैं जिसमें हमने समाक्षीय गॉसियन पृष्ठ बनाई है और इस पृष्ठ की हाइट हमने टोटल मान ली है h। इस पृष्ठ की टोटल हाइट हमने h मान ली है। ओके, अब इसके प्रत्येक बिंदु पर E और थीटा हमको चेक करने होंगे। जरा ध्यान से देखें बेटा, आप यहां पर देख रहे हैं लाइन चार्ज है। लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसा होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको याद होगा, बताया भी गया है। इधर साइड में भी इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन होगी, इस तरह से, ऐसे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब आप जरा ध्यान से देखें, ये जो हमारा बेलनाकार पृष्ठ है, इसके बेटा आज पूरी एक सरफेस मान के हम कैलकुलेट करें ऐसा नहीं कर सकते, थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो इसलिए मैं इस बेलनाकार सरफेस के 3 हिस्सों में मैं इसको डिवाइड कर लेता हूं। कौन कौन से हिस्से? एक हिस्सा तो इसका ये वाला जो कि कर्व्ड पार्ट है, इसका वक्राकार भाग है, और 2 हिस्से ये जो नीचे है, सपाट बिल्कुल है, फ्लैट पोर्शन है, इसके प्लेन पोर्शन है बिल्कुल। एक नीचे है, एक ऊपर। जैसा कि मैं आपको दिखा रहा था, ये अगर एक सिलेंड्रिकल है सरफेस तो ये इसकी कर्व्ड सरफेस है, और ये भी इसकी फ्लैट सरफेस है, ये भी इसकी फ्लैट सरफेस है, प्लेन सरफेस है। तो आज इसे मुझे पूरा एक सरफेस मान के कैलकुलेट कर लूं ऐसा नहीं हो सकता।
आज मुझे इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा। प्लेन सरफेसेस 2 रहेंगी और एक रहेगी कर्व्ड सरफेस। आप ध्यान से देखें, आप तीनों सरफेसेस पर चेक करके देख लेते हैं क्या हर जगह थीटा और ई की सिमेट्री है। जरा गौर करिए, आप कर्व्ड सरफेस पर पहले चेक करिए। कर्व्ड सरफेस के मैं इस पॉइंट पर ही चेक कर लेता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की तरफ होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर मैं यहां पर एक छोटा सा एरिया मान लेता हूं, एक छोटा सा क्षेत्रफल अगर मैं मान लेता हूं, तो इसका एरिया वेक्टर सरफेस के बिल्कुल लंबवत होगा। आप देखें, अगर ये कर्व्ड सरफेस है तो इसके बिल्कुल लंबवत ऐसा, तो ऐसा एरिया वेक्टर भी आएगा। वो एरिया वेक्टर हमने यहां पर बना लिया इसका, ये इसका एरिया वेक्टर आ गया। और अब आप देखें बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर वो समांतर हैं तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री। कहां पर? कर्व्ड पार्ट पे। हमने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया ना, 2 प्लेन सरफेसेस है, एक कर्व्ड सरफेस है। तो कर्व्ड पार्ट की मैं बात कर रहा हूं इतना। क्या अगर कर्व्ड पार्ट पे एक जगह पर ऐसा हुआ है तो क्या जितना ये कर्व्ड पोर्शन है, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया है, क्या हर जगह पर थीटा 0 रहेगा? क्या हर जगह पर ई की सिमेट्री रहेगी? तो जरा गौर से सभी बच्चे समझें, कंडक्टर से यहां तक का डिस्टेंस r, 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 क्योंकि बेलनाकार पृष्ठ का रेडियस ही r हमने मान लिया है। तो हर जगह का डिस्टेंस, कंडक्टर से यहां तक का डिस्टेंस r, कंडक्टर से यहां तक का डिस्टेंस r, ये डिस्टेंस r, ये डिस्टेंस r। तो कंडक्टर जो भी हमारा बीचों बीच इसके ऐसा चालक लगा होगा, उस चालक से इस कर्व्ड हिस्से की डिस्टेंस हर जगह की कैसी है? बराबर। और अगर बेटा हर जगह की डिस्टेंस बराबर है तो हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिक हो गया। आप किसी भी पॉइंट पर थीटा चेक कर लीजिए। एक बार मैं इस पॉइंट पर भी चेक करके आपको दिखा देता हूं। यहां पर भी अगर मैं एक छोटा सा एरिया ले लेता हूं, बहुत छोटा सा क्षेत्रफल, तो उसका एरिया वेक्टर किधर की तरफ होगा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, ये एरिया वेक्टर है, और देखिए यहां पर भी दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री का ही है। तो आप इस बेलनाकार सरफेस के किसी भी बिंदु पर देखेंगे, बेलनाकार सरफेस के वक्र वाले पृष्ठ पर, वक्र पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर चेक करिए, हर जगह ई सेम, हर जगह थीटा सेम। इसका मतलब है जो वक्र पृष्ठ है उसके हर बिंदु पर ई और थीटा सेम है। अब थोड़ा सा फ्लैट सरफेस की बात कर लीजिए। फ्लैट सरफेस की बात करिए, ऊपर की फ्लैट सरफेस ले लेते हैं। इस पर अगर आप एक छोटा सा एरिया मानते हैं, ऐसा मानेंगे एरिया, क्योंकि ये तो फ्लैट सरफेस ऐसी है, तो यहां पर जो भी एरिया होगा वो ऐसा होगा, इस तरह का। इसका अगर एरिया वेक्टर आप ड्रॉ करने जाएंगे तो एरिया वेक्टर ऐसा आएगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो देखिए एरिया वेक्टर ऐसा आएगा इसका, ये एरिया वेक्टर। और अब आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री। आप सरफेस के किसी भी बिंदु पर ये ड्रॉ करके देख लीजिए, इधर भी ड्रॉ करके देख लीजिए, यहां पर भी एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री का है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, ये एरिया वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो बेटा मैंने क्या देखा कि जो बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है, इसको आज मुझे एक हिस्से पे कैलकुलेशन कर लूं, एक बार में ही पूरा कैलकुलेशन हो जाए, ऐसा नहीं होगा। आज मुझे इस पूरी गॉसियन सरफेस को 3 हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा, जिसमें से एक हिस्सा वक्र पृष्ठ का होगा और बाकी 2 हिस्से प्लेन सरफेसेस के होंगे, फ्लैट सरफेसेस के होंगे। वक्र पृष्ठ पर प्रत्येक बिंदु पर थीटा 0 डिग्री होगा और जो हमारे फ्लैट सरफेसेस हैं उनके प्रत्येक बिंदु पर थीटा 90 डिग्री होगा। ओके। और अब आप देख रहे हैं कि अगर मैंने 3 हिस्से में डिवाइड किया तो इसके हर बिंदु पर थीटा 0 और इसके हर बिंदु पर थीटा 90। तो इससे इसमें डिफरेंस है,
लेकिन जितनी देर आप इस सरफेस पर रहेंगे उतनी देर ई और थीटा सिमेट्रिक ही मिलेगा आपको, उतनी देर ई और थीटा चेंज नहीं हो सकता। ओके, अब एक चीज मैं और बता देना चाहता हूं कि आप ये सोच रहे होंगे, आपके मन में क्वेश्चन उमड़ रहा होगा शायद कि सर अगर मैं यहां से इस बिंदु की दूरी लेता हूं, इस बिंदु की दूरी लेता हूं, फ्लैट सरफेस की मैं बात कर रहा हूं, इस बिंदु की दूरी लेता हूं तो इस बिंदु पर, इस बिंदु पर और इस बिंदु पर यहां से डिस्टेंस अलग अलग है, यहां से यहां का डिस्टेंस छोटा है, ये डिस्टेंस थोड़ा और बड़ा है और ये डिस्टेंस तो और भी बड़ा है। तो इस बिंदु पर, इस बिंदु पर और इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तो अलग अलग हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड तो अलग अलग हो गया, आप ऐसा सोच सकते हैं। हाँ, ये बात सच है, लेकिन बेटा एक चीज आप देखें, दो बातें मैं बताना चाहता हूं आपको, आप दोनों को गौर से देखें, क्योंकि इसके प्रत्येक बिंदु पर, फ्लैट सरफेस के प्रत्येक बिंदु पर थीटा 90 डिग्री है। तो जब आप फ्लक्स कैलकुलेट करने जाएंगे तो cos थीटा आएगा, उसमें cos 90 होगा और फ्लक्स कैसा हो जाएगा, 0, और उस वाले पोर्शन के लिए तो फ्लक्स 0 हो जाएगा। अगर इससे भी आपको अच्छा नहीं लगा तो मैं एक चीज और बता दूं, क्योंकि ये जो फ्लैट सरफेस है बेटा, ये फ्लैट सरफेस कैसी है, ऐसी ऐसी फ्लैट सरफेस है, ये सिलेंडर की ये फ्लैट सरफेस, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं। तो जो सरफेस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ पैरेलल है, और आप याद करिए कि जब सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैरेलल होती है तो उससे गुजरने वाला फ्लक्स कितना होता है, 0। कोई लाइन सरफेस को नहीं काटेगी, इसलिए इसके प्रत्येक बिंदु पर हमें जरूरत ही नहीं है ई देखने की, क्योंकि ई और सरफेस दोनों पैरेलल है, इससे पास होने वाला फ्लक्स 0 हो ही जाएगा, एक भी लाइन इसको काट नहीं रही है, तो उसकी कोई जरूरत नहीं है मुझको। अच्छा, अब ये वाली बातें भी मैं नोट कर लेता हूं, जरा यहां पर मैं नोट ये कर लेता हूं। वैसे ये वाला जो पॉइंट था, ये वाला पॉइंट मुझे ऊपर ही नोट कर देना चाहिए था जब मैं चालक की बात कर रहा था। आवेशित चालक है, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हो सके तो ये वाला पॉइंट आप इसके जस्ट बाद नोट कर लें और इसके लिए से आगे नोट करिए, या ऐसे भी नोट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जानकारी आपको इसके बारे में देना है, कोई टेंशन मत लीजिए। अच्छा, अब हम ये वाली बातें नोट कर लेते हैं। इस बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ के, इस बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ के वक्राकार भाग में, कर्व्ड पार्ट जो है उसमें भाग में थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री तथा उसके दोनों समतल पृष्ठों के लिए, उसके दोनों समतल पृष्ठों में थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। देख लीजिए, इसका जो कर्व्ड पोर्शन है उसमें हर जगह थीटा 0 डिग्री है, आप किसी भी पॉइंट पर चेक करिए। और जो ये फ्लैट सरफेसेस हैं ऊपर और नीचे, प्लेन सरफेसेस हैं, इनके प्रत्येक बिंदु पर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, अभी आपने देखा। ठीक, तो अब हमने स्टेप 1 पार कर लिया, हमने गॉसियन सरफेस भी बना ली सुइटेबल, ई और थीटा की सिमेट्री भी चेक कर लिया, थीटा की वैल्यूज भी हमने पता लगा लिया। तो अब तक हमने ये इसमें से फर्स्ट स्टेप को पार कर लिया है। अब हम चलते हैं सेकंड स्टेप के लिए। सेकंड स्टेप में क्या करना है मुझे, कैलकुलेट क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए। इस पूरी सरफेस से गुजरने वाला मुझे कुल विद्युत फ्लक्स कैलकुलेट करना है। अब इस
गॉसियन पृष्ठ से बद्ध कुल विद्युत फ्लक्स जिसे हम क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए से लिखते हैं, इसे कैलकुलेट करेंगे। तो बेटा इसको तो हमने 3 हिस्सों में बांटा हुआ है, हर हिस्से के लिए अलग अलग कैलकुलेशन करेंगे और फिर आपस में इन सबको जोड़ देंगे। तो कैसे करना है थोड़ा ध्यान से देखें। क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस के लिए और 2 फ्लैट सरफेसेस के लिए इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए फॉर कर्व्ड सरफेस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए फॉर फ्लैट सरफेस नंबर 1। मैं एक काम कर लेता हूं, ऊपर वाली सरफेस का मैं नाम दे देता हूं फ्लैट सरफेस नंबर 1 और नीचे वाली सरफेस को मैं फ्लैट सरफेस नंबर 2 कर देता हूं। ओके, तो क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए फॉर कर्व्ड सरफेस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए फॉर फ्लैट सरफेस नंबर 1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए फॉर फ्लैट सरफेस नंबर 2। फ्लैट सरफेस नंबर 2। अब आप देखें हमने पूरी सरफेस को 3 भागों में बांटा हुआ था, एक कर्व्ड पोर्शन था, 2 फ्लैट सरफेसेस थी। तो मैंने कर्व्ड पोर्शन के लिए ये फ्लक्स निकाला, दोनों फ्लैट सरफेसेस के लिए यहां पर फ्लक्स निकाला और सबको आपस में जोड़े दे रहे हैं। जैसे ही सबको जोड़ेंगे तो पूरे गॉसियन पृष्ठ से बद्ध कुल विद्युत फ्लक्स की कैलकुलेशन यानी कि क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए की वैल्यू निकल करके आपको मिल जाएगी। ओके, कैलकुलेट करते हैं। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल टू फॉर कर्व्ड सरफेस एरिया, फॉर्मूला अप्लाई करिए, इंटीग्रेशन। और एक चीज देखें बेटा, यहां पर अब मैंने क्लोज्ड इंटीग्रल यूज नहीं किया है, ये सिंबल हमने यूज नहीं किया। क्यों नहीं यूज किया, इसके बारे में आपको लास्ट लेक्चर्स में बताया भी गया था कि जब पूरी सरफेस लेंगे तो वो बंद है, इसलिए क्लोज्ड इंटीग्रल लगा रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसका वक्र पृष्ठ अलग ले रहा हूं, ये वाली फ्लैट सरफेस अलग ले रहा हूं, इस फ्लैट सरफेस को अलग ले रहा हूं, तो वो तो कोई बंद नहीं है ना, इसलिए उसमें क्लोज्ड इंटीग्रल आप नहीं लगाएंगे। ओके, फॉर कर्व्ड सरफेस एरिया आप देखें ई डॉट डी ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा, तो ई डॉट डी ए के लिए क्या होगा, ई डी ए कॉस, और क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए थीटा कितना 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री प्लस फ्लैट सरफेस नंबर 1 ई डॉट डी ए, तो यहां पर हम लगाएंगे ई इंटू डी ए इंटू कॉस 90 डिग्री, क्योंकि फ्लैट सरफेस नंबर 1 में थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी ए इंटू कॉस, इट इज अगेन 90 डिग्री, क्योंकि फ्लैट सरफेस नंबर 2 के लिए भी तो थीटा की वैल्यू, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, ये एरिया वेक्टर है, तो आप देख सकते हैं यहां पर भी तो बेटा थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, तो थीटा 90 डिग्री। अब जरा गौर करें सभी बच्चे, ये फ्लैट सरफेस नंबर 1 और ये फ्लैट सरफेस नंबर 2, दोनों पोर्शन में cos 90 आ रहा है। अगर cos 90 आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि cos 90 का मान तो 0 होता है। अगर cos 90 की वैल्यू 0 होती है तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों शून्य हो जाएंगे, दोनों 0 हो जाएंगे, तो इसका तो काम खत्म। अब क्या बचेगा, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए इज इक्वल टू, बेटा ये भी 0 हो गया पोर्शन, ये भी 0 हो गया, इसका भी काम खत्म हो गया, इसका भी काम खत्म। अब ये बचा, इस कर्व्ड पोर्शन पे आप देखें हर बिंदु पर ई की वैल्यू कैसी थी, सेम, क्योंकि डिस्टेंस सेम था। तो अगर ई एट ईच एंड एवरी पॉइंट इज सेम,
सो ई विल बी अ कांस्टेंट नंबर और हम इसे इंटीग्रेशन के बाहर ले सकते हैं। तो हमने इसे इंटीग्रेशन के बाहर रख दिया, ये बाहर ले लिया। cos 0 की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो ये भी चला गया। इसको हमने बाहर ले लिया, ये आ गया। cos 0 की वैल्यू 1 हो गई। अंदर क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ डीए बचा। अब इंटीग्रेशन ऑफ डीए का मान मतलब क्या, आप याद करिए, मैंने पिछली बार भी बताया आपको। इंटीग्रेशन ऑफ डीए का मतलब है कि ये छोटा सा डीए जहां पर भी है उस पूरे का मुझे एरिया लेने की बारी आ गई है। फिर से ई कांस्टेंट है, बाहर कर लिया, cos 0 1 हो गया, बचा इंटीग्रेशन ऑफ डीए। अब इंटीग्रेशन ऑफ डीए का मतलब है कि ये वाला छोटा सा क्षेत्रफल जहां पर भी है उसका पूरे का क्षेत्रफल। तो ये वाला छोटा सा क्षेत्रफल कहां पर है, कर्व्ड सरफेस का है, तो ये छोटा सा क्षेत्रफल इस कर्व्ड सरफेस पर है। अगर ये छोटा सा क्षेत्रफल कर्व्ड सरफेस पर है तो इंटीग्रल ऑफ डीए का मतलब अब इसका पूरा एरिया मुझे चाहिए, पूरा वक्र पृष्ठ मुझको चाहिए। आप याद करें बेटा, बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, क्योंकि इसकी हाइट मैंने h मान ली है, तो बेलन का पूरा वक्र पृष्ठ आ जाएगा 2 पाई आर एच। तो ये देखिए बेटा, हमने कैलकुलेट कर लिया और अब हम सेकंड स्टेप भी पार कर चुके हैं। क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए की वैल्यू कैलकुलेट करके ले आए। आप इसको फिर से एक बार ध्यान से देखें, ये दोनों पोर्शन 0 हो गए, ई हर बिंदु पर सेम है, कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, cos 0 1 हो गया। डीए का इंटीग्रेशन का मतलब है जहां पर ये छोटा सा क्षेत्रफल है उसका पूरे का एरिया मुझको चाहिए। तो ये छोटा सा क्षेत्र वक्र पृष्ठ पर था, तो मुझे पूरा वक्र पृष्ठ चाहिए। और आप याद करें, बेलन की त्रिज्या अगर r है, हाइट h है, तो उसका पूरा वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच होता है। तो E मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई आर एच, ये वैल्यू आ गई क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E डॉट डीए की। हम सेकेंड स्टेप भी पार कर चुके हैं। अगर सेकेंड स्टेप भी पार कर ली है हमने, तो अब हम थर्ड स्टेप पे आ जाते हैं। थर्ड स्टेप पे मुझे क्या करना है, कैलकुलेट नेट चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर जितना चार्ज है वो वाला चार्ज कैलकुलेट कर लें। इसके लिए मैं ये वाला हिस्सा अब इसका हटा देता हूं। अच्छा, अब हमको स्टेप 3 कैलकुलेट नेट चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। गॉसियन पृष्ठ के भीतर का नेट चार्ज कैलकुलेट करना है। बेटा याद करिए, ये गॉसियन पृष्ठ सिर्फ इतनी बड़ी है, h हाइट की गॉसियन पृष्ठ है, इसके भीतर का चार्ज कैलकुलेट करना है। जरा गौर से देखें, यहां जो चार्ज होगा ये तो गॉसियन सरफेस के बाहर है, यहां भी जो चार्ज होगा वो भी तो गॉसियन सरफेस के बाहर होगा। तो हमें सिर्फ इतने डिस्टेंस का चार्ज कैलकुलेट करना है, क्योंकि इसके ऊपर जाएंगे गॉसियन सरफेस के बाहर हो जाएंगे, इसके नीचे जाएंगे तो भी हम गॉसियन सरफेस के बाहर हो जाएंगे। हमें सिर्फ इस हाइट का चार्ज कैलकुलेट करना है। कितनी हाइट है, h। और याद करिए, चालक की प्रति मीटर लंबाई का आवेश हमने कितना माना था, लैम्डा। तो अगर प्रति मीटर लंबाई का आवेश लैम्डा है तो उसकी h लंबाई का आवेश कितना होगा, h लैम्डा। यहां पर लिख लेते हैं, गॉसियन पृष्ठ से घिरा नेट आवेश, गॉसियन पृष्ठ से घिरा नेट आवेश कितना होगा बेटा, नेट आवेश को हम Q मानते हैं, तो Q इज इक्वल टू, क्या मैंने बताया कि मुझे इसके ऊपर का चार्ज नहीं लेना, इसके नीचे का भी चार्ज नहीं लेना, क्योंकि ये दोनों प्रकार का चार्ज सरफेस के बाहर हो गया। मुझे सिर्फ सरफेस के अंदर का चार्ज चाहिए, यानी कि h लंबाई का चार्ज चाहिए। अब क्योंकि चालक में 1 मीटर लंबाई का चार्ज लैम्डा माना गया है, तो h मीटर लंबाई का चार्ज कितना हो जाएगा, h इंटू लैम्डा। याद करिए, ये चीज हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले मानी थी कि माना चालक की प्रति एकांक लंबाई का आवेश लैम्डा है, तो h लंबाई का आवेश कितना हो जाएगा, h इंटू लैम्डा।
एक लंबाई का आवेश लैम्डा, h लंबाई का आवेश h लैम्डा, और सिर्फ h लंबाई का ही आवेश चाहिए, बाहर का चार्ज मुझे नहीं चाहिए। तो ये गॉसियन प्रश्न से घिरा नेट आवेश आ गया। हमारी स्टेप 3 भी कैलकुलेट हो गई। अब हम स्टेप 4 पे आ जाते हैं। स्टेप 4 पे गॉस थ्योरम अप्लाई करनी पड़ेगी। तो अब हम गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय क्या है? क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E डॉट dA इज इक्वल टू 1/ε0 नेट चार्ज। इसकी वैल्यू बेटा हम कैलकुलेट कर चुके हैं, कितनी आई है? E मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई आर एच, E मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई आर एच, और इज इक्वल टू 1/ε0 नेट चार्ज। नेट चार्ज इज h into lambda, where h is the height, h is the height of the Gaussian surface, cylindrical Gaussian surface। दोनों ओर देखिए ध्यान से, h से आप h को कैंसिल कर सकते हैं। जैसे ही h से h कैंसिल होगा, इसके बाद आप तुरंत ही इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। E के साथ 2 पाई आर मल्टीप्लीकेशन में है, उधर नीचे चला जाएगा डिनोमिनेटर में। तो क्या मिलेगा? ध्यान से देखें, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके साथ लैम्डा अपॉन आर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिलेगी। 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगा। आप चाहें तो थोड़ा सा और चेंज कर सकते हैं, यहां पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आप 2 से गुणा करवा सकते हैं। ऊपर 2 का गुणा, नीचे 2 का गुणा करवाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको क्या मिलेगी? आप देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर जिस 2 का गुणा किया वो आ गया 2 लैम्डा अपॉन आर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। ये भी फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का है, ये भी फॉर्मूला लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला फॉर्मूला भी है। आप याद करें बेटा, हमने लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कूलॉम्स लॉ में भी निकालने की कोशिश की थी, लेकिन पूरा इतना कैलकुलेट करके हम नहीं लाए थे, हमने बीच में से इंटीग्रेशन का निशान लगा करके छोड़ दिया था। लेकिन याद करें कि गॉस थ्योरम इतनी अच्छी थ्योरम है कि जो काम कूलॉम्स लॉ भी नहीं कर पाया था, कूलॉम्स लॉ में हमने लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने का प्रयास किया, लेकिन पूरा फॉर्मूला फाइनल यहां तक नहीं पहुंचे थे हम। लेकिन गॉस थ्योरम में बड़ी आसानी से बाय यूजिंग ओनली दीज 4 स्टेप्स हम कितनी अच्छे से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल पाए हैं और एक्यूरेट वैल्यू निकाल के ला पाए हैं। आप देखिए, जहां याद रखना है लैम्डा चालक की प्रति लंबाई पर आवेश का मान है, और हमने 2 का गुणा इसलिए करवा दिया क्योंकि मुझे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान मालूम है, तो गुणा करवा लेने से यहां 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाता है और इसकी वैल्यू डायरेक्टली हम रख पाते हैं। तो ये था हमारा गॉस थ्योरम के 2 एप्लीकेशन हमने किए, एक बिंदु आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की, और दूसरा हमने एक लाइन चार्ज की वजह से भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की है। और आपने देखा कि केवल यही वो 4 स्टेप्स हैं बेटा, जिन 4 स्टेप्स को यूज करके हम पूरा काम कर रहे हैं। आगे भी हम और भी एप्लीकेशंस करेंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर पर करेंगे और इन्हीं 4 स्टेप्स का यूज करके करेंगे। ओके, थैंक यू।